भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कई वर्षों के चिंतन और संघर्ष की कहा के बाद जो है कि बना है। भारत का संविधान बनाने के लिए जो प्रारूप समिति बनी थी, उसमें जो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है रखा गया था प्रारूप समिति का अध्यक्ष के रूप में। उन्होंने पूरे विश्व के प्रत्येक देशों का जो है कि संविधान का अध्ययन किया और उनके संविधान में जो मुख्य मुख्य जो है तथ्य थे, जो हमारे काम के थे, उनको वहां से संकलित किया और एक भारतीय संविधान की रचना की, जो दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल लिखित संविधान बनकर तैयार हो गया। हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान जो है उसके कई आयाम है, जिसमें संघवाद जो है कि एक प्रमुख है। संघवाद का तात्पर्य है कि देश में एक से ज्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में 3 तरह की सरकार कार्य करती है। एक केंद्र सरकार कार्य करता है, दूसरा जो है राज्य सरकार कार्य करती है और तीसरा जो है स्थानीय स्तर पर भी सरकारें हैं जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती है। भारत के सभी स्तरों की सरकारें जो है उसको विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का स्वतंत्रता जो है मिला हुआ है, अधिकार है, लेकिन कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार और केंद्र सरकार को है। जिन जिन मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारें नियम और कानून बनाती हैं, वो जो है उसकी एक सूची बनाई गई है, उस जो संविधान में जो है दिया गया है इस सूची को, जिस पर जो है केंद्र सरकार जो है अपना कानून बनाती है, उसको संघ सूची कहा जाता है। जिन जिन मुद्दों पर राज्य सरकारें जो है कि कानून बनाने का कार्य करती है, उनको जो है राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारें जो है कानून बनाती हैं। ऐसे मुद्दों को जो है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। तो संघ सूची में जो शामिल किए गए हैं मुद्दे, उनमें जो है सुरक्षा का, वित्त का और संचार जैसे मुद्दे शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय महत्व की चीजों को यहाँ पर शामिल किया गया है, जिस पर कानून बनाने का कार्य केंद्र सरकार करती है। राज्य सूची के अंतर्गत जैसे कि भूमि हो गया, पुलिस हो गया, कृषि हो गया, इन सभी से संबंधित कानून जो है कि इनको बनाने का कार्य राज्य सरकारें करती हैं। इसके बाद जो है जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है और पर्यावरण है, ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कि कानून बनाती हैं। इनको जो है कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। जब इस सूची के विषयों पर किसी प्रकार का मतभेद होता है, जब जैसे कि कृषि कानून बना और इसमें कुछ मतभेद हुआ, तो इसमें केंद्र सरकार जो बनाती है, या शिक्षा का कोई कानून बनता है या पर्यावरण संबंधी कोई कानून बनता है, तो इसमें जो है कि दोनों सरकारें बनाती हैं, क्योंकि यह समवर्ती सूची में है। तो दोनों सरकारें बनाती हैं, लेकिन अगर केंद्र सरकार जो है कि इसको चाहे, तो अगर दोनों में मतभेद हो गया किसी कानून को लेकर, तो उसमें केंद्र सरकार ने जो बनाया है कानून, उसी को लागू किया जाता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि राज्य सरकारें जो है कि राष्ट्रपति की मुहर उस पर लगा लेती है विशेष परिस्थिति में, तो ये जो है राष्ट्रपति का जो मुहर लग जाता है राज्य द्वारा बनाए गए इस समवर्ती सूची के नियमों पर, तो वो फिर वही लागू होता है उस राज्य में। भारत के सभी लोग जो है कि इस कानून और नीतियों का पालन करते हैं। प्रत्येक स्तर की सरकारें जो है कि इस कानून को मानती है, इस कानून व्यवस्था को मानती है और संविधान का सम्मान करती है। अब जो शासन व्यवस्था है हमारे यहाँ, उस शासन व्यवस्था को जो हम लोग कहते हैं, ये संसदीय व्यवस्था। ये शासन के कितने रूप हमारे जो है कि भारत में चलते हैं, या फिर हम ये समझें कि भारत यानी पूरे दुनिया में जो है संसदीय व्यवस्था जो लागू की गई है, वो कितने तरीके के हो सकते हैं, कितने तरह का होता है। तो मोस्टली जो है कि हम लोग 5 तरीके का जो है कि समझते हैं कि शासन व्यवस्था पूरे वर्ल्ड में जो है, पूरे विश्व में चलाई जाती है। जिसमें पहला राजतंत्र है। पहले भारत में भी राजतंत्र हुआ करता था, राजाओं का राज हुआ करता था। अब यहाँ पर राजतंत्र नहीं है, लेकिन अभी भी दुनिया के लगभग 44 देशों में जो है कि राजतंत्र है, जिसमें ओमान में भी है, सऊदी अरब में भी है, वेटिकन सिटी में है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ के जो राजतंत्र के शासक होते हैं, राजा होते हैं, वो तानाशाह हो जाते हैं। इसके बाद दूसरा जो है अल्पतंत्र। अल्पतंत्र में होता है कि कुछ मुट्ठी भर लोग या कुलीन वर्ग, कुछ सीमित लोग जो है कि अपने यानी पूरे देश में जो है शासन चलाते हैं। तो वैसे देश भी हमारे विश्व में यहाँ पर है, जैसे कि चाइना हो गया, इराक हो गया, रूस हो गया। यहाँ पर जो है कि अल्पतंत्र लोग जो है कि कुछ कुलीन लोग या कुछ मुट्ठी भर लोग जो है यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाते हैं। तीसरा है धर्मतंत्र।
यानी कि धार्मिक समूहों के द्वारा जो है शासन की व्यवस्था उस देश में किया जाना, जैसे वेटिकन सिटी हो गया, सऊदी अरब हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ये सब जो है धार्मिक आधार पर जो है कि शासन की बागडोर चलाते हैं। अधिनायकवाद यानी कि पूरी की पूरी राजनीतिक शक्ति पर किसी एक व्यक्ति या फिर जो है कुछ लोगों के द्वारा जो है कि एक अधिकार जब हो जाता है तो उसको अधिनायकवाद कहा जाता है। पांचवा जो है वो है लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, ये यानी जनता का शासन जो हमारे भारत में मौजूद है, जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता। तो ये लोकतंत्र जो है, डेमोक्रेसी, सबसे ज्यादा प्रचलित और विश्वसनीय तंत्र माना जाता है शासन की। ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं व्यक्ति को सबसे ज्यादा नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता जो है इसी व्यवस्था के तहत मिलती है। लोकतंत्र जो है दो प्रकार के होते हैं, एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र वो होता है जो कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह होता है, डायरेक्ट सरकार जो है कि जनता चुनती है, ये हो गया डायरेक्ट लोकतंत्र, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जिसमें जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, फिर उनके द्वारा जो है सरकार बनाई जाती है, जैसे हमारे भारत में जो है ये अप्रत्यक्ष डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। यहाँ पर जो है कि जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के द्वारा शासन किया जाता है, अर्थात जनता के द्वारा शासन किया जाता है। हर प्रतिनिधि किसी न किसी क्षेत्र पर, क्षेत्र विशेष से आते हैं, उसका जो है कि समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग बैठते हैं, ये जनप्रतिनिधि बैठते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। इस जगह को जो है कि हम लोग संसद या पार्लियामेंट कहते हैं। यहीं से पूरे देश का भाग्य का लिखा जाना होता है, लिखा जाता है। अलग अलग देश में से अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि अमेरिका में जो है इसको कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, ईरान में मजलिस के नाम से जाना जाता है, ब्राजील में नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। उस चुने हुए प्रतिनिधियों में से कुछ जो है कार्यपालिका का अंश होते हैं, एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, जबकि कार्यपालिका में वही बनते हैं जो कि चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। चुने हुए तो सभी रहते हैं, जो बहुमत में जो आते हैं, जो दल बहुमत में आता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री कहा जाता है, और उस दल के बाकी जो प्रधानमंत्री जो उसको जो है एक मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, उनको जो है कि कार्यपालिका की जिम्मेदारी दी जाती है। बाकी सभी लोग विधायिका के अंग होते हैं। संसदीय व्यवस्था है क्या? संसदीय व्यवस्था यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसका केंद्र जो होता है वह संसद होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो वह व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। इस व्यवस्था का आधार जो होता है वो जनता होता है। जनता संसद को चुनती है, खासतौर पर लोकसभा में तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव चुनती है। वहां बहुमत प्राप्त दल का एक नेता को चुनती है, बहुमत जो प्राप्त होता है दल उसका एक नेता को चुना जाता है। राष्ट्रपति उस नेता को जो है प्रधानमंत्री की शपथ दिलाते हैं और प्रधानमंत्री नियुक्त कर देते हैं उसको। प्रधानमंत्री एक मंत्री परिषद का जो है निर्माण करता है, गठन करता है। मंत्री परिषद जो है कार्यपालिका की भूमिका पर आ जाती है। मंत्री परिषद जो है वो कार्यपालिका का निर्माण कर लेती है, वो उसकी भूमिका में आती है। इसी को हम लोग सरकार बोलते हैं। यही कार्यपालिका जो है न्यायपालिका का गठन करती है। कुल मिलाकर ये एक बेसिक स्ट्रक्चर संसद का है। संसदीय व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं जो है वह क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति जो है उत्तरदायी होता है। यही बात इस संसदीय व्यवस्था को खास बनाती है, क्योंकि अगर अध्यक्षतात्मक व्यवस्था की बात करें तो वहां वैसा कुछ भी नहीं होता है। वहां कार्यपालिका विधायिका से स्वतंत्र होती है। अमेरिका का संसदीय जो है कि सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें डायरेक्ट जो है कि राष्ट्रपति को ताकत होती है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव वहां पर होता है और वो राष्ट्रपति जो है कि बाकी मंत्रिमंडल का चुनाव करते हैं। किसी को भी कार्यपालिका वो बना सकते हैं। संसद कार्यपालिका को बना भी सकता है और हटा भी सकता है। वो कैसे? वो ऐसे कि संसद अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है कभी भी। अविश्वास प्रस्ताव ये जानने के लिए होता है कि विधायिका का विश्वास अभी भी जो है कार्यपालिका पर है या नहीं है, यानी कि सरकार अभी भी अल्पमत में है या नहीं, इसको जानने के लिए ला सकती है। इसी प्रकार कार्यपालिका भी चाहे तो संसद को बना सकती है और भंग भी कर सकता है। वो इस तरीके से कि प्रधानमंत्री के पास ये शक्तियां होती है, वे जब भी चाहें लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और लोकसभा भंग करने का मतलब होता है संसद का भंग हो जाना, फिर से चुनाव की स्थिति आ जानी। नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। संसदीय व्यवस्था में राज्य का जो प्रधान जो होता है वो अलग होता है,
और सरकार का प्रधान जो है बिल्कुल अलग होता है। यानी कि भारत की अगर हम बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो यहाँ पे राज्य का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। वहीं सरकार का प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। यानी राज्यपाल का जो प्रधान होता है वो राष्ट्रपति, और कार्यपालिका का प्रधान होता है, सरकार का जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रपति के पास जो है नाम मात्र की शक्तियां होती है, जो उनका प्रमुख कार्य का काम बस इतना ही है कि संविधान की वो रक्षा करते हैं। बाद बाकी सारा जो है कि जवाबदेही जो है, वास्तविक शक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए इस व्यवस्था को प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहते हैं। प्रधानमंत्री चूंकि मंत्री परिषद के हेड होते हैं, है ना, मंत्री परिषद की मदद से शासन चलाते हैं, इसलिए इस पूरी व्यवस्था को मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या फिर जो है प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कहा जा सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। वही अध्यक्षात्मक जो है कि अध्यक्षात्मक जो व्यवस्था होती है, वहां राज्य की प्रमुख और सरकार की प्रमुख शक्ति, ये दोनों शक्ति जो है एक ही व्यक्ति पर होता है, और वो होता है राष्ट्रपति के पास। जैसे अमेरिका वगैरह में होता है कि राष्ट्रपति के पास जो है कि सारी शक्तियां होते हैं, उसको राष्ट्रपति सिस्टम व्यवस्था या फिर जो है प्रेसिडेंटियल सिस्टम भी कहते हैं। ये भी एक कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो है इतना ताकतवर हो गए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका में जो है कैबिनेट जनता द्वारा नहीं चुना जाता है, जनता द्वारा नहीं चुने गए मेंबरों से नहीं बनता है, बल्कि राष्ट्रपति का ये विशेष अधिकार होता है कि वे जिसे चाहें कैबिनेट में जगह दे सकते हैं। इसलिए ये लोग राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चूंकि हम एक संघीय व्यवस्था में व्यवस्था वाले देश में रहते हैं, और यहाँ के राज्य विधानमंडल होता है, तो जो कि राज्य के संसद की तरह ही काम करता है। केंद्र में प्रधानमंत्री की तरह ही जो है, केंद्र में जैसे प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही राज्य में मुख्यमंत्री का पद होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी अस्थिर होता है, इसलिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, राज्यपाल की व्यवस्था की गई है, ताकि सरकार के गिरने पर या ना होने की स्थिति पर आम प्रशासन जो है उस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। और इस तरह की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति जो है और राज्यपाल काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत में चूंकि राज्य में का प्रमुख जो है, भारत में राज्य के प्रमुख का चुनाव होता है, इसलिए इसको जो है कि गणतंत्र यानी रिपब्लिक कहा जाता है। जबकि ब्रिटेन की बात अगर हम लोग करें, वहां पे भारत की ही तरह संसदीय व्यवस्था है, लेकिन वहां राज्य के प्रमुख का चुनाव नहीं होता है, यानी कि वंशानुगत होता है। इसलिए जो है ब्रिटेन जो है लोकतंत्र होते हुए भी गणतंत्र नहीं है। भारत का संविधान जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के संसदीय स्वरूप और व्यवस्था प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में जो है कि केंद्र सरकार से संबंधित जो है कि उपबंध व्यवस्था दी गई है, जबकि अनुच्छेद 163 और 164 में राज्य सरकार या राज्यपाल से संबंधित उपबंध हमारे भारतीय संविधान में दी गई है। संसदीय व्यवस्था की कई खामियां भी होती है, जैसे अस्थिर सरकार, अनस्टेबल गवर्नमेंट मिलना, नीतियों की निश्चितता का अभाव, तीसरा जो है मंत्रिमंडल का निरंकुशता, और चौथा है अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन करना। अब इसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि अस्थिर सरकार इसकी खामी के अंतर्गत कैसे होता है। ये जनता के द्वारा चुनाव होता है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगा या नहीं करेगा, खास करके जो है कि अगर गठबंधन की सरकार हो तो ये कहना और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये अस्थिरता जो है कि सरकार में बनी रहती है। नीतियों की निश्चितता का अभाव जो है होता है, यानी अब चूंकि जो है कि अगर इस तरह से हम लोग देखेंगे, कार्यकाल की अनिश्चितता तो हो गई, जल्दी जल्दी जो है सरकारें बदलती हैं, चूंकि कॉमन अगर ये बनाना है कॉमन इश्यूज पर जो है कि बात नहीं हो रही है तो सरकारें बदल जाती है। इसलिए नीतियों में एकरूपता नहीं रह जाता है। पिछली सरकार कोई अगर योजना बनाती है तो नई सरकार उस योजना को जो है कि रद्द कर देती है, उसको पसंद नहीं आता तो उसको खत्म कर देती है, और कुल मिलाकर जो है लॉस जो है किसका होता है, ये जनता का होता है। अब देखते हैं हम लोग मंत्रिमंडल की निरंकुशता भी बहुत ज्यादा है, इसमें खामियां जो है। कैबिनेट जो मंत्रिमंडल जो होता है कैबिनेट, उसमें जो है निरंकुशता होती है। कई बार इसका उल्टा भी होता है कि किसी दल को पूर्ण बहुमत मिल जाता है और बहुत सारे राज्यों में भी जो है उसकी सरकार बन जाती है। तो अब क्या होता है, निरंकुशता कैसे आता है। मान लीजिए किसी सरकार को बहुमत मिल गई और उसको जो है कि बाकी कुछ राज्यों में भी जो है उसकी सरकारें बन गई, यानी डबल इंजन का सरकार बन गया। तो अब क्या है कि राज्यसभा में भी जो है बहुमत हो जाता है। अब वो सरकार इतनी ताकतवर हो जाती है कि वह किसी का सुनता ही नहीं है, उस हो जाता है कि हमारा जो मर्जी होगा हम करेंगे, भाई हमारा जो है कि मर्जी होगा तो कुछ भी पास करा लेंगे, क्योंकि उसके पास जो है राज्यसभा और में भी और लोकसभा दोनों में जो है उसको पावर मिल जाता है। तो एक निरंकुशता का रास्ता जो है कि आ सकता है, आता ही है। चौथा जो है कि वो अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन करना।
अब हमारे देश में चूंकि नेताओं का पढ़ा लिखा होना तो कोई जरूरी नहीं है, कोई आवश्यक नहीं है कि हमारे नेता जो है पढ़े लिखे होंगे। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि अंगूठा छाप या बिना पढ़ा लिखा हुआ आदमी भी जो है सांसद बन जाता है और सरकार चलाने में वो बिल्कुल अकुशल होता है ना। तो इसका खमियाजा भी जो है जनता को ही भुगतना पड़ता है, बहुत सारे घोटाले होते हैं और अंततः जो है जनता त्राहिमाम करती है। तो इस तरह से